सारी ओम का ध्वनि के लिए तैयार हो जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखी कोमल से बंद। पहले 3 बार ओम का ध्वनि, पश्चात गायत्री मंत्र। ओम का ध्वनि के लिए श्वास गहरा भरिए। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामंत्र। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। महर्षि पतंजलि गुरु को नमन करने के लिए प्रार्थना करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वचम् मलं शरीरस्य वैद्यकेन जोपाकरोतं प्रवरं मुनीनं पतञ्जलिर्न तस्मै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को पाप मिलाते हुए द्रव बनाइए। दिव्य ऊर्जा को आंख में धारण करें, बदन पर भी धारण करें। धीरे धीरे नेत्र खोलिए। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, थैंक यू। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट, है ना, आहार एवं पोषण की अवधारणा। यानी कि कंसेप्ट क्या है आहार का और पोषण का। ठीक है, होता क्या है ना, कि कैसे एक दूसरे से संबंधित है, क्या इनका रिलेशन है आहार का और पोषण का, ये सब हम इसमें आज स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आहार है, आहार क्या है? योग शास्त्र में आहार केवल भोजन नहीं, बल्कि जो भी हमारे शरीर, हमारा मन और इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है, वह सब आहार की श्रेणी में आता है ना। योग में क्या होता है, जो हमारा मन है, हमारा शरीर है, जो भी ग्रहण करता है हमारे इंद्रियों के माध्यम से, हमारे मुख के माध्यम से, तो ये सब आहार के अंदर आता है ना। पतंजलि योग सूत्र और आयुर्वेद में दोनों को, आहार को सत्व रजस और तमस में विभाजित किया गया है ना, यानी कि सात्विक, रासिक और तामसिक भोजन में विभाजित किया गया है। ये सब हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, है ना। योग में आहार का उद्देश्य क्या है, एम क्या है? शरीर को प्राण से भरना, ठीक है, मन को शांत रखना, ध्यान और आसनों की साधना से ऊर्जा और संतुलन बनाए रखना, ये सब आहार का कार्य होता है। अब है हमारा पोषण। पोषण क्या है? पोषण का अर्थ केवल शरीर को कैलोरी देना नहीं है। प्रणाम। पोषण का अर्थ केवल शरीर को कैलोरी देना नहीं है, अपितु योग दर्शन में पोषण को 3 स्तर में, यानी कि 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। जैसे शरीर को पोषित करना, मानसिक रूप से पोषण देना और एक प्राणिक पोषण देना, है ना। जैसे शारीरिक पोषण देना, शरीर को आवश्यक
पोषक तत्व जैसे वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है इत्यादि की पूर्ति कराना, और हमारे जो वात पित्त त्रिदोष का संतुलन बनाए रखना। त्रिदोष यानी कि जो वात पित्त होते हैं, वात पित्त और जो कफ होते हैं उनको बैलेंस करके रखना। एंड थर्ड इज हमारे पाचन को मजबूत बनाना ताकि भोजन रस में परिवर्तित हो सके और वो अच्छे से उसका अवशोषण हमारे शरीर के द्वारा किया जा सके। ये तो हुआ शारीरिक रूप से पोषण की महत्व। अब है मानसिक रूप से कैसे कैसे हेल्प करता है सात्विक विचार। जब हम सात्विक प्रवृत्ति का भोजन लेते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे विचार में सकारात्मकता आएगी, हमारे मन में सकारात्मक भावनाएं आएंगी। सात्विक विचार, हम थॉट्स जो हैं, पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो हमारे मन में आएंगी, मन पर अनुकूल प्रभाव डालने वाला। ठीक है। योग में मानसिक पोषण ध्यान, प्राणायाम और मौन आत्मचिंतन से मिलता है। थर्ड है हमारा प्राणिक पोषण। शारीरिक रूप से कैसे पोषित किया, फिर मानसिक रूप से कैसे हमने पोषित किया, और प्राणिक यानी कि भोजन में निहित प्राण ऊर्जा। भोजन में निहित प्राण ऊर्जा जितना ताजा, जितना अधिक प्राण, है ना, मतलब जितना ताजा हम आहार लेते हैं उतना ही हमारा क्या होता है, उतना ही अधिक प्राण होता है। प्राणायाम, सूर्य प्रकाश, स्वच्छ वातावरण और प्रकृति को स्पर्श भी क्या है, एक प्राणिक पोषण है। यानी कि जो हम एक अच्छे स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, स्वच्छ वातावरण में रहेंगे तो क्या करेंगे, स्वच्छ वायु को ग्रहण करेंगे, ये भी क्या है, पोषण है। प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम में जब हम अपनी श्वासों को गति पर कंट्रोल नियमन करते हैं, श्वासों की गति का, यानी कि प्राणायाम में क्या होता है, प्राणायाम में हम जो करते हैं अपनी श्वासों का ही तो खेल होता है। हमारे जो प्राणायाम में श्वासों को लेना, श्वासों को छोड़ना, तो जब हम एक स्वच्छ वातावरण में बैठकर प्राणायाम करेंगे तो एक अच्छी प्राणवायु हम इनहेल करेंगे, है ना, ग्रहण करेंगे। ऐसे ही है सूर्य का प्रकाश, है ना, सूर्य की किरणों को ग्रहण करना और उससे पोषित होना, ये हुआ हमारा प्राणिक पोषण। अब इन दोनों में संबंध क्या है ना, आहार में और पोषण में संबंध क्या है। योगिक दृष्टि से आहार और पोषण का संबंध है। आहार का मतलब आहार क्या खाएं, क्या खाएं, और पोषण का होता है कैसे ग्रहण हो। दोनों को मिलकर संतुलित शरीर और शांत मन बनाते हैं। जब दोनों मिलते हैं, आहार और पोषण यानी कि अच्छा भोजन लिया और उसको अच्छे से हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित किया गया, तो इससे हमारा शरीर क्या होगा, हमारे शरीर शांत होगा, शरीर में संतुलन बनेगा, मन शांत होगा। सही आहार बिना पाचन के, यदि हमने आहार तो सही लिया लेकिन हमारे पाचन में गड़बड़ी है, उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ, तो उससे क्या असर आएगा। सही आहार बिना ही पाचन के पोषण बनता ही नहीं, है ना। योग अभ्यास, सरल आसन जो होते हैं, प्राणायाम जो होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी पाचन अग्नि को बढ़ाकर पोषण शक्ति को सुधार में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए मनुष्य को उचित एवं पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप सभी को अपना रूटीन का वर्क करने के लिए, किसी को पूजा करने के लिए, तप करने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, खाना बनाने के लिए, इधर से उधर वॉक करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक अक्षमता की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति हम भोजन के द्वारा करते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधियों के साथ पर्याप्त उचित एवं संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। यदि हम नियमित रूप से आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और हम संतुलित आहार लेते हैं तो ये क्या है, हमारे ये बेस है हमारी हेल्थी लाइफ का, यानी कि ये सब हमारे अच्छे स्वास्थ्य का आधार है, बेस है।
खराब पोषण से रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, वो कहीं ना कहीं वीक हो जाती है। जो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो कमजोर पड़ जाती है। मैम पेज नंबर क्या है? अच्छा, 18 पेज नंबर है मैम। हमारा टॉपिक है आहार एवं पोषण की अवधारणा। मिला मैम? हाँ चलिए, ठीक है। तो अगर हम अपना आहार ही हमारा अच्छा नहीं होगा तो उससे क्या होगा, हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाएगी। जो रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता होती है, हमारे शरीर की जो क्षमता होती है, जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई भी हमें बाहर से अटैक करता है, तो हमारा शरीर खुद से उसको उसके अंदर एक क्षमता होती है उससे लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए। और वो किससे बनती है? वो भी हमारे आहार पे डिपेंड करता है कि हमने कैसी प्रवृत्ति का आहार लिया है। ठीक है। शारीरिक एवं मानसिक विकास बाधित होता है खराब पोषण से। खराब पोषण से क्या होता है? रोग के प्रति संवेदनशीलता, है ना, बढ़ जाती है। यानी कि हमारा शरीर बहुत सेंसिटिव हो जाता है और बहुत जल्दी अब बीमारी हमारे ऊपर अटैक करने लगती है। और शारीरिक एवं मानसिक विकास बाधित हो जाता है, रुक जाता है। और उत्पादकता, जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है हमारे शरीर का, वो भी कम हो जाता है। संपूर्ण जीवन में स्वास्थ्य आहार उपभोग सभी रूपों में कुपोषण रोकने के साथ साथ गैर संचारी रोगों तथा अन्य स्थितियां रोकने में भी मदद करता है। लेकिन तेजी से बढ़ते शहरीकरण, वैश्वीकरण, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के उपभोग, बदलती जीवन शैली के कारण आहार संहिता में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। यानी कि जो हमारी जीवन शैली है, हमारा जो जीवन जीने का तरीका है, उसमें काफी चेंजेस आए हैं। पहले कोई और लाइफ स्टाइल था, हमारा जीने का तरीका कुछ और था, और आज वो चेंज हो चुका है, धीरे धीरे बदलता जा रहा है। आप सब लोग भी देख ही सकते हैं, है ना, शहरीकरण जैसे बढ़ता जा रहा है, लोग गांव से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, भीड़ ज्यादा शहरों में हो गई है। तो ये सब छोटे छोटे कारण है जो एक तरह से वातावरण भी अस्वच्छ होता है हमारा, है ना। जब एक ही जगह ज्यादा लोग रहते हैं तो ये छोटे छोटे जो कारण होते हैं, इनका इफेक्ट हमारे शरीर पर बहुत असर डालता है। लोग अधिक ऊर्जा, वसा, शर्करा या नमक, सोडियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। आजकल लोग कैसा भोजन कर रहे हैं? जिनमें बहुत ज्यादा मीठा होता है, शुगर होती है और बहुत ज्यादा सॉल्टी होते हैं। वो ऐसे भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। तथा पर्याप्त फल और सब्जी तथा रेशा युक्त आहार। रेशा युक्त आहार का मतलब समझते हैं आप लोग? जिसमें अत्यधिक प्रचुर मात्रा में फाइबर हो। रेशा युक्त का मतलब हुआ फाइबर, यानी कि जब पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जी, रेशा युक्त आहार जैसे कि साबुत अनाज का सेवन नहीं करते हैं, है ना। जो आजकल हमारा जो आहार हो गया है वो बदल गया है। किस फॉर्म में उसको, उसमें बदलाव आया है, उसमें हमने क्या शामिल कर दिया है? हम बहुत ज्यादा नमकीन खाने लगे हैं, बहुत ज्यादा मीठा खाने लगे हैं, है ना, और फाइबर्स उसमें बहुत कम होते हैं। इसीलिए ये सभी कारक असंतुलित आहार में योगदान देते हैं। ये जब इस तरह का भोजन हम लेते हैं तो इससे हमारा जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, यानी कि वो असंतुलित हो जाता है जो हमारा भोजन होता है। संतुलित और स्वस्थ आहार विभिन्न जरूरतों जैसे कि एज, सेक्स, जीवन शैली और शारीरिक गतिविधियां, सांस्कृतिक स्थानीय उपलब्धि, खाद्य पदार्थों और आहारीय रीति रिवाजों, खान पान के संस्कार के आधार पर अलग होता है। लेकिन स्वस्थ आहार का गठन करने वाले मूल सिद्धांत समान रहते हैं। संतुलित आहार वह होता है जिसमें प्रचुर और उचित मात्रा में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हो। कौन कौन से खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए? जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और तंदुरुस्ती
आरोग्यता बनाए रखे, यानी कि जिससे जो आहार हम ले रहे हैं उसमें इस तरह के जो खाद्य पदार्थ है वो हम ऐसा लें जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य, हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारी जीवन शक्ति बढ़े, तंदुरुस्ती आए, हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखे और भरपूर मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व हो, है ना, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उसमें पोषक तत्व भी सम्मिलित हो। संपूरक पोषक तत्व कम अवधि की कमजोरी दूर करने की एक मूल व्यवस्था है। आहार संबंधी मुख्य समस्या अपर्याप्त और असंतुलित आहार का सेवन है। आप अंडरलाइन कर सकते हैं इस लाइन को। आहार संबंधी मुख्य समस्या अपर्याप्त और असंतुलित आहार का सेवन है। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व की सबसे सामान्य पोषण संबंधी समस्याओं में से एक जन्म के समय कम वजन, बच्चों में प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, वयस्कों में चिरकालिक ऊर्जा की कमी, सूक्ष्म पोषक कुपोषण, आहार संबंधी गैर संचारी रोग। ठीक है, स्वस्थ आहार पद्धति जीवन में जल्दी शुरू होती है। हालिया प्रमाण दर्शाते हैं, है ना, आजकल दर्शाता है कि गर्भाशय में पोषण की कमी बाद के जीवन में आहार संबंधी चिरकालिक रोगों के लिए भावभूमि निर्मित करती है। यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है और जो माँ होती है भरपूर मात्रा में पोषक तत्व ना ले या फिर वो अपना आहार प्रॉपर ना ले तो गर्भ में ही बालक के अंदर, बच्चे के अंदर इस तरह की कमियां आ जाती है उसके शरीर में। कुछ एक तो क्या है ना, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, रोगों से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमी हो जाती है, या फिर बच्चा वीक कमजोर पैदा होता है, उसको प्रॉपर उसको शरीर में कहीं पे जैसे उसके शरीर में किसी भी पार्ट में भाग में कोई कमजोरी होती है, कोई फिंगर्स में किसी भी अंग में कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं से वीक हो सकता है, या फिर उसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ऐसे अगर जब गर्भ में बालक होता है और जो महिला है उसकी मदर जो है अगर पूरी मात्रा में अपने आहार को ध्यान में ना रखते हुए भोजन ग्रहण करे तो बच्चा जो होता है वो जन्म के समय में ही कुपोषित पैदा हो सकता है और संज्ञानात्मक विकास में सुधार करता है। फिर इसके लिए क्या है, स्तनपान स्वस्थ विकास में वृद्धि करता है। जो मदर अपने बच्चे को फीड कराती है, स्तनपान कराती है, उससे क्या होता है, उससे बच्चे के विकास में वृद्धि होती है और संज्ञानात्मक विकास में सुधार आता है। उससे लंबे समय तक उसके स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। क्योंकि कहा जाता है कि जब बच्चा होता है उसको बाहर के दूध पर ना लेकर जाएं, उसको स्तनपान कराएं, उसकी मदर जो है उसको फीड कराएं। डॉक्टर्स भी आजकल, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, या फिर आप गवर्नमेंट की जो योजनाएं चलती रहती है वो गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है, उसमें बहुत अवेयर कर रही है लोगों को, जिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि जो मदर का फीड जो मदर कराती है उसकी कितनी वैल्यू होती है, यानी कि माँ के दूध की कितनी वैल्यू होती है। ये आपने देखा होगा, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पर ये सब नोटेड रहता है ना, और जो डॉक्टर्स होते हैं वो खुद इस चीज पर जोर डालते हैं कि बच्चे को फीड कराएं, उसकी माता का उसको स्तनपान कराया जाए, आप बाहर के दूध पर बच्चे को ना निर्भर करें, है ना, क्योंकि जो उसमें उस टाइम जो प्रसव के टाइम जो दूध आता है माँ के स्तन से, उसमें जो उसको जो फीड करता है बच्चा, उसके अंदर अलग ही शक्ति होती है ना, कहते हैं ना पहला जो दूध होता है वो बच्चे के लिए अच्छा होता है, उसमें रोगों से लड़ने की शक्ति होती है, वो बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यद्यपि स्वस्थ आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, इसलिए प्रमुखता खाद्य आधारित दृष्टिकोण से पोषक नवाचार में स्थानांतरित हो गई है। खाद्य पदार्थों को निम्नलिखित के अनुसार वर्गीकृत यानी कि क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे
ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं ऊर्जा से भरपूर? जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट और वसा, साबुत अनाज, बाजरा, वनस्पति तेल, घी, मेवा, तिलहन और शर्करा। हड्डियां मजबूत करने वाले आहार होते हैं जिनको क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, जैसे मेवा, तिलहन, दुग्ध उत्पाद, मांस, मछली। सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ जैसे विटामिन और खनिज, इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जियां, फल, अंडा, दूध आदि खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमारा आहार और हमारा पोषण एक दूसरे से संबंधित है ना? एक ब्रीफ में आपको मैं नोट करा आप नोट करें आहार और पोषण का यौगिक संबंध। आहार और पोषण का यौगिक संबंध। आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सही आहार। सही आहार, ठीक है, यदि आप सही आहार लेंगे तो क्या बैलेंस होगा? आपका शुद्ध शरीर। सही आहार इक्वल टू शुद्ध शरीर। मैम मेरा थोड़ा कट गया था नेटवर्क, थोड़ा रिपीट कर सकते हैं मैम प्लीज? ओके, मैंने यहाँ पे मैं आपको नोट डाउन करा रही हूँ आहार और पोषण का यौगिक संबंध। मैं जी छोटी मैम। छोटी टर्म्स इसलिए आपको नोट कराती हूँ ताकि जब आप आप एग्जाम में बैठे, है ना, और आप डिटेल के साथ साथ इनको भी ऐड करें तो ये अच्छा प्रभाव डालेंगे। और आपको भी जब आप इनको लर्न करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें छोटे छोटे फ्लो चार्ट लर्न होते हैं, हमारे क्वेश्चन तो हमें लॉन्ग में लर्न है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो यदि हम इन छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स को भी बनाते हैं तो ये क्लियर होता है कि आपको इसका कंसेप्ट पता है, आपको पता है इनके बारे में। ठीक है, आहार और पोषण का यौगिक संबंध, इसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट नोट कराया है आपको सही आहार इक्वल टू, यानी कि सही आहार बराबर शुद्ध शरीर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे शुद्ध शरीर बराबर स्थिर प्राण। स्थिर प्राण थर्ड पॉइंट में लिखेंगे मन शांत। स्थिर प्राण इक्वल टू बराबर लिखेंगे मन शांत। शांत मन फोर्थ पॉइंट सफल योग साधना। मैम थर्ड पॉइंट क्या था? स्थिर प्राण बराबर शांत मन और फोर्थ पॉइंट लिखेंगे शांत मन बराबर सफल योग साधना, है ना। जैसे यदि आप सही आहार लेंगे तो आपका शरीर शुद्ध होगा, जब शुद्ध शरीर होगा तो स्थिर आपके प्राण होंगे, स्थिर
प्राण होंगे तो आपका मन शांत होगा, आपका मन इधर उधर भटकेगा नहीं, झूठा नहीं। मैडम सेकेंड पॉइंट। शुद्ध शरीर बराबर इक्वल टू होगा हमारा स्थिर प्राण। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट लिखे, सही आहार इक्वल टू बराबर होगा शुद्ध शरीर के। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है, शुद्ध शरीर जब होगा हमारा तो वो किसके बराबर होगा, उससे हमारे प्राण स्थिर होंगे, और जब स्थिर प्राण होंगे तब हमारा शांत होगा मन, और जब मन शांत होगा तो हम क्या कर पाएंगे, सफल योग और साधना कर पाएंगे। ये आहार और पोषण का यौगिक संबंध था। एक नेक्स्ट पॉइंट और नोट डाउन करेंगे, एक और लिखेंगे आप, क्या हेडिंग डालेंगे, आहार। ये भी आहार और पोषण में मैं आपको रिलेशनशिप बताऊंगी, पहले आहार लिखें। मैम 4 पॉइंट के बाद क्या है? हाँ, नेक्स्ट आप लिखेंगे, मैं आहार लिखे आप पहले। आहार के सामने आप लिखे, वह है जो हम शरीर कोमा मन, कई बार आपको शॉर्ट नोट में या कोई डेफिनेशन आ गई कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ आहार, तो आप लिखे आहार वह है जो हम आहार वह है जो हम शरीर कोमा मन मैम शरीर को, आहार वह है जो हम शरीर कोमा मन और इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। ठीक है, आहार वह है जो हम शरीर मन और इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। योग में सात्विक आहार का श्रेष्ठ, योग में सात्विक आहार को श्रेष्ठ माना गया है। योग में आहार को श्रेष्ठ, सात्विक आहार को श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह शरीर को हल्का और मन को शांत करता है। योग में सात्विक आहार को श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह शरीर को हल्का और मन को शांत करता है। मैम लास्ट वाला क्या था, एक बार मैम वो रिपीट करना। अच्छा, अभी करती हूँ, मैं पूरा आपको रिपीट करती हूँ, ठीक है। आहार वह है जो मन शरीर, है ना, आहार वह है जो शरीर मन और इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। योग में सात्विक आहार को श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह शरीर को हल्का और मन को शांत रखता है। अब लिखेंगे पोषण। ठीक है।
हाँ चलिए पोषण लिखते हैं। शरीर मन और प्राणों की, शरीर मन और प्राण की आवश्यकताओं की पूर्ति है। पोषण क्या है? शरीर मन और प्राण की आवश्यकताओं की पूर्ति है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और प्राणिक ऊर्जा का संतुलन शामिल है। पोषण शरीर मन और प्राण की आवश्यकताओं की पूर्ति है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और प्राणिक ऊर्जा का संतुलन शामिल है। मैडम और एक पोषण को रिपीट करना है। हाँ जी मैडम। देखिए पोषण क्या है? पोषण शरीर मन और प्राण की आवश्यकताओं की पूर्ति है। पोषण शरीर मन और प्राण की आवश्यकताओं की पूर्ति है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और प्राणिक ऊर्जा का संतुलन शामिल है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा जीवन के विभिन्न चरणों में आहार की योजना। कैसे आहार को का शेड्यूल बनाया जाए, है ना, विभिन्न चरणों में। जैसे कि बचपन की अवस्था में कैसा होना चाहिए, फिर जब हमारी हम यंग होते हैं तब कैसे आहार होना चाहिए, फिर जब हम बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो कैसे हमें अपने आहार की योजना बनानी चाहिए। पोषण सबके लिए आवश्यक है ना, चाहे आप बच्चे हैं, आप बड़े हैं, बूढ़े हैं, पूरा जीवन आपको पोषण की आवश्यकता होती है। हालांकि हर व्यक्ति के लिए आवश्यकता अलग अलग होती है। जैसे बच्चों को ज्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि उनकी जो ग्रोथ होती है, उनका विकास होता है। फिर जब एज बड़े हो जाते हैं, जब वृद्धावस्था होती है, वृद्धावस्था में क्या होता है, हमारा जो धीरे धीरे हमारा जो इम्यून सिस्टम है और जो सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, धीरे धीरे वीक हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमें धीरे धीरे आहार की भी कम आवश्यकता होती है। तो ये डिपेंड करता है हम किस एज में हैं, है ना, हम बाल्यावस्था में हैं, या फिर हम युवा अवस्था में हैं, या फिर हम वृद्धावस्था में हैं। हमारी एज पे डिपेंड करता है हम कितना आहार लें, कितना भोजन अपने दिन में शामिल करें। ठीक है, आवश्यकता अलग अलग होती है, जिसमें शिशु, बढ़ता हुआ बच्चा, गर्भवती, है ना, जब जो मदर होती है, जो गर्भ धारण करती है, उनको अलग आहार की नीड होती है उस टाइम। स्तनपान कराने वाली महिलाओं, बुजुर्ग लोग अलग अलग शामिल हैं। आहार विभिन्न कारकों जैसे कि एज, लिंग, शारीरिक गतिविधि और विभिन्न शारीरिक चरणों में पोषण की आवश्यकता तथा अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है। बच्चों की शारीरिक लंबाई, उनका वेट, शारीरिक वृद्धि और विकास, यानी कि उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दर्शाता है कि बच्चा वयस्कों की लंबाई और वजन अच्छे स्वास्थ्य की दिशा के उठाए गए चरण, यानी कि जब कोई बच्चा आपको लगता है कि ये हेल्थी है, इसकी अच्छे से ग्रोथ हो रही है, इसका विकास भी अच्छा हो रहा है, इसकी लंबाई भी बढ़ रही है, तो आप उसको देख के कह सकते हैं कि इसकी जो आहार है, जो उसकी डाइट है, वो उसमें उचित पोषक तत्व शामिल किए गए हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, ये पॉइंट्स दिया गया है। एक, जैसे कि प्रसव के बाद 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराना शुरू करें और कोलेस्ट्रॉम को न त्यागे। कोलेस्ट्रॉम समझते हैं आप, क्या है कोलेस्ट्रॉम, है ना। मैंने अभी जैसे आपको बताया था, अभी हम जब पढ़ रहे थे कि दोनों में क्या संबंध है हमारे आहार में और पोषण में। फिर वहीं पे एक वैल्यू बताई गई थी, महत्वपूर्ण बताया गया था, माँ का दूध, है ना, कि बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। तो
कोलेस्ट्रम क्या है? ये जो आपने सुना होगा, जो बच्चे का, जो माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, है ना। उसको डॉक्टर्स भी कहते हैं कि उसको जरूर, बेबी को उसको जरूर फीड कराना चाहिए। उसमें क्या उसकी विशेषताएं होती है ना, उसकी क्या विशेषताएं होती है, यानी कि पहले आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोलेस्ट्रम के आगे लिख सकते हैं, कोलेस्ट्रम होता है पीला गाढ़ा दूध या फिर पहला दूध, ठीक है। अब जब यह दूध बच्चा लेता है, इस दूध को बच्चे को फीड कराया जाता है, तो वह सामान्य दूध से ज्यादा गाढ़ा, पीला और पोषक होता है। इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं और इसमें एंटीबॉडी की मात्रा बहुत अधिक होती है, यानी कि ये बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उसको प्रतिरक्षा प्रदान करता है जो कोलेस्ट्रम होता है, और बच्चे को इन्फेक्शन से, संक्रमण से बचाता है, और बच्चे की इम्यून सिस्टम की, यानी कि उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की नींव रखता है कोलेस्ट्रम, ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है, मदर का, माँ का पहला दूध या फिर पीला गाढ़ा दूध, ठीक है। ये कोलेस्ट्रम होता है हमारा। अभी यही चल रहा है हमारा पूरा टॉपिक कि विभिन्न चरणों पे, विभिन्न स्टेजेस पे हमारा आहार कैसा होना चाहिए। अब 6 महीने तक केवल बच्चे को कहा जाता है कि जब बच्चा 6 मंथ तक ना हो जाए कंप्लीट, उसको पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है, उसको वो अलग से पानी पिलाने की नीड नहीं होती है, वो भी पूर्ति उसकी दूध से हो जाती है। पोषक तत्वों से भरपूर अनुपूरक खाद्य पदार्थों के साथ अच्छा होगा कि 2 वर्ष तक स्तनपान कराया जाए, यानी कि करना जारी रखा जाए 2 इयर्स तक। 6 महीने की उम्र के बाद शिशुओं को, यानी कि बच्चों को केवल माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि अब उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, तब उनके लिए केवल माँ का दूध पर्याप्त नहीं रहता है। उनकी डाइट में क्या शामिल, 6 महीने की उम्र के बाद स्तनपान कराने के साथ साथ अनुपूरक आहार दिया जाना चाहिए, ठीक है। कम लागत पर घर पर बनाए जाने वाली कैलोरी और पोषक तत्वों से भरपूर अनुपूरक आहार खिलाएं। इस लाइन ये मतलब हुआ कि आप ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल बाहर से डब्बा बंद पैकेट फूड आते हैं और उनको गर्म पानी में आप क्या करते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं और वो पैकेट से आप उसको 1 स्पून 2 स्पून बाउल में मिक्स किया और बच्चे को फीड करा दिया। यहाँ हमें कहा गया है कि घर में अच्छा उसके लिए, जैसे सूजी की खीर बनाते हैं छोटे बच्चे के लिए, है ना, उसको बनाना खिलाया जाता है मैश करके। तो ऐसे मतलब घर में व्यवस्था की जाए, या ना कि आप बाहर से ले आए, उसको कुछ भी ऐसा खिलाया जाए जो चीव करने भी उसको, क्योंकि टीक तो नहीं होते हैं, ऐसा भी मत खिलाओ कि उसको चबाना पड़े, अटक जाए, तो ऐसा खिलाए उसको। सभी को इतना नॉलेज होती है, सभी के पास इतना ज्ञान होता है कि बच्चों को क्या खिलाया जाए, है ना। हमारे जो बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, हमें बताते हैं कि बच्चों के लिए अच्छा है। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण आपको दिया कि बच्चों को सूजी की खीर खिलाई जाती है, रोस्ट करके आप सूजी रखें और उसको थोड़े से दूध को बॉयल करें, उसमें मिक्स करें, उसको बच्चे को खिलाएं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें उसकी डाइट में शामिल करें, न कि बाहर का जो डब्बा बंद जैसे सेरेलैक आता है, और भी कई चीजें आती हैं, वो आपको, क्योंकि वो इजी रहती है, उसको खिलाना आसान होगा, वो प्रिपेयर्ड है, बनी बनाई है, लेकिन उसको बचाव के लिए कितने केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया उसमें, क्यों बचपन से ही बच्चे के अंदर केमिकल भरने। तो जितना हो सके उन सब चीजों से दूर रखा जाए। शिशुओं के लिए अनुपूरक आहार तैयार करते और खिलाते समय स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, है ना। जैसे स्वच्छ बर्तन को यूज करें, कपड़े को यूज करें, जब आप उसको फीड कराएं, उसको खिलाएं, साफ सुथरा चम्मच बर्तन इस्तेमाल करें। बच्चों के आहार पर लगे पोषण संबंधी लेबल को ध्यान से पढ़ें। यदि आप कोई बाहर का मार्केट का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो वो लेबल, जो इंडिकेशन उस पर मेंशन की गई है, उनको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बच्चों को संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है, क्योंकि बच्चों की क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है उनकी, है ना। इसलिए इन सब चीजों को
ध्यान में रखा जाए। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक खाद्य प्रसंस्करण एवं संस्करण। समझते हैं आप खाद्य प्रसंस्करण और संस्करण से क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि फूड प्रोसेसिंग और फूड का प्रोटेक्शन, है ना। खाद्य प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग एवं संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन। चलिए, पास्चुरी यहाँ तक का सबको क्लियर है जितना भी हमारा हुआ है अभी? चलिए आगे जो हमारा ये जो सब्जेक्ट है डाइटेटिक्स आहार शास्त्र, इसमें जो मेन प्रैक्टिकल भी होता है थोड़ा सा, वो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट आता है उसको थोड़ा समझने वाला तो सारा ही है, लेकिन ये थोड़ा लर्निंग वाला पार्ट हो जाता है ना। तो कैसे प्रोसेसिंग की जाए और कैसे प्रोटेक्शन किया जाए। पाश्चुरीकरण खाद्य पदार्थों की सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। पाश्चुरीकरण यानी कि पाश्चराइजेशन, है ना। जैसे मानव या पशुओं के उपभोग के लिए कच्चे पदार्थों को खाद्य पदार्थों में बदलने के तरीकों को, है ना। ये जो मेथड है इसको क्या क्या मतलब हुआ इस मेथड का? पाश्चुरीकरण खाद्य पदार्थ यानी कि जो खाद्य कच्चे पदार्थ है उसको खाद्य पदार्थों में बदलने के तरीके। पाश्चुरीकरण के माध्यम से। अतः खाद्य पदार्थ को भोज्य और सुरक्षित रूप से संरक्षित करने के लिए खाद्य संसाधन और संरक्षण की आवश्यकता होती है। खाद्यों को फसल कटने या पशु के बाद नष्ट होने से बचाने की विधियां इतिहास पूर्व काल से चली आ रही है। अब जैसे भोजन है उसको आप गेहूं है, आप गेहूं का आटा यूज करते हैं, आप चावल खाते हैं, चावल का आटा यूज करते हैं, मक्का आप खाते हैं। अब आपको ऐसा तो नहीं ना, यहाँ ये जो प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग है और प्रोटेक्शन है, यहाँ इसका मतलब हुआ जैसे आप डायरेक्ट फसल तो नहीं खा सकते ना, है ना। आपको डायरेक्ट गेहूं तो नहीं खाएंगे ना कि आपको जंगल से गेहूं लिया और खा लिया, यानी कि उसको उसकी प्रोसेसिंग, उसको आपको खाने योग्य बनाना, है ना। गेहूं से गेहूं की बाली से गेहूं अलग करके गेहूं का आटे बनाने तक की प्रोसेसिंग। जैसे कॉफी से कॉफी पाउडर बनाना, टी लीव से टी बनना, ये सब हमारा खाद्य प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। खाद्य पदार्थों को विभिन्न कारणों से संसाधित प्रोसेस किया जाता रहा है, जैसे कि फसल कटने पर अन्न को सूखा लिया जाता है ताकि उसका सूखा काल शेल्फ लाइफ बढ़ाया जा सके, सुरक्षा काल सॉरी। अब जैसे गेहूं होता है, चावल होता है, गेहूं को हमने लिया, हमने उसको ऐसे ही नहीं लिया, है ना, उसको सुखाया जाता है, उसको खेत में पड़े रहने दिया जाता है ताकि सूख के उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। उसके अंदर जो थोड़ी बहुत ही मॉइस्चर होती है, पानी जो होता है वो सूख जाए, वो ड्राई हो जाए ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए। पानी से क्या होगा, अगर उसके अंदर पानी रह जाएगा तो पानी के होने से उसमें फंगस ग्रो कर जाती है जिससे वो खाने योग्य नहीं रहता है। तो ये सब हमारा प्रोसेसिंग के अंतर आता है। पहले के समय में खाद्य पदार्थों का संसाधन मुख्य रूप से उनकी सुपाच्यता, स्वाद सुधारने और खाद्य पदार्थों की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। अब इनका प्रोसेसिंग का महत्व क्या है, क्यों किया जाता है? इसका तात्पर्य ऐसी विधियों और तकनीकों का समूह से है जो कच्ची सामग्रियों को तैयार या आधे तैयार खाद्य पदार्थों में बदल देता है। फूड प्रोसेसिंग, कुछ आजकल फूड प्रोसेसिंग चलन में है, कुछ जो फूड है वो इस तरह का आता है, उसको वो आधा बना देते हैं और आपको बोलते हैं कि आप इसको कंप्लीट बनाएं, है ना। कुछ इस तरह के आते हैं जैसे कि सिर्फ आप उसको बॉइल्ड वाटर में डिसोल्व करने के लिए बोलते हैं, जैसे सूप भी आते हैं हमारे, है ना। तो ये महत्व बता रहे हैं, इस महत्व से ये तात्पर्य है कि ताकि कच्ची सामग्रियों को तैयार
आधे तैयार, यानी कि आपके टाइम की बचत कर दी जाए। अब कितना हेल्दी है कितना अनहेल्दी ये आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ क्या हुआ, इसका महत्व बताया गया है आपके प्रोसेसिंग का। लोगों को जीवन शैली में परिवर्तन, आवगन में वृद्धि तथा वैश्वीकरण के कारण भी विभिन्न प्रकार के संसाधित खाद्य उत्पादों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। मैंने बताया ना अभी कि कुछ भोजन इस तरह से बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे भी हम पीछे पढ़ा हमने प्रोसेसिंग, फूड प्रोडक्शन, यानी कि आपको रेडीमेड जो फूड तैयार दिए जा रहे हैं बना के। जैसे आपको सूप दिया कि आपको भूख लगी तो आप फटाफट पानी को बॉईल करें और उसमें पाउच खोले सूप का और सूप आपका रेडी है। ठीक है, आपने मैगी बहुत सुना होगा। मैगी क्या है? मैगी भी एक तरह से सेमी फूड है, जिसको आप बॉइल्ड वाटर में डालते हैं और वो आप तैयार कर लेते हैं। तो ये किस लिए क्यों बने, क्यों आवश्यकता हुई इस तरह के भोजन की, फूड का क्यों प्रोसेसिंग किया गया, क्यों संस्करण किया गया? आजकल की जो आपका लाइफ स्टाइल हो गया है, आपके समय की बचत के लिए आपके पास टाइम नहीं है ना। मैं यही आपको फिर से बता रही हूँ कि क्या फायदे हैं क्या नुकसान वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ आप मतलब समझिए इस बात का। ठीक है, यानी कि हम खुद ही डिमांड कर रहे हैं इस तरह की, हमारी डिमांड के कारण ही ये सब निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। अब है नेक्स्ट हमारा फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? खाद्य पदार्थों उत्पादों में सूक्ष्म पोषक तत्वों को शामिल करना। जो भोजन आपके लिए बनाया जा रहा है, जो फूड की प्रोसेसिंग हो रही है, उस फूड में आपके लिए न्यूट्रिएंट्स शामिल करना क्या कहलाता है? फोर्टिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, खाद्य संवर्धन का अर्थ विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण के दौरान खोए गए पोषक तत्वों को वापस जोड़ना है। फूड फोर्टिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जैसे जब आपने कोई भोजन प्रोसेसिंग की है और उसमें कोई फूड पोषक तत्व का लॉस हो गया है, वो उसमें नहीं रहा है, तो उसमें आप क्या करते हैं फोर्टिफिकेशन में, यानी कि उचित पोषक तत्वों को उसमें ऐड करना। ठीक है, फोर्टिफिकेशन यानी कि प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होने वाले पोषक तत्वों को शामिल करना, जो उसमें नहीं है उनको आप नेचुरली उनमें नहीं है लेकिन आप उनको प्रोसेसिंग के थ्रू ऐड कर रहे हैं। खाद्य पदार्थों या मसालों में जिन पोषक पदार्थों की कमी होती है उन्हें मिलाकर खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण यानी कि फूड फोर्टिफिकेशन किया जाता है, यानी कि उसमें उनको ऐड किया जाता है। एक तरह से फोर्टिफिकेशन का मतलब आप समझ सकते हैं, ऐड करना। किसको ऐड करना? न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना, ताकि आहार की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की जाए। यह विधि आमतौर पर महंगे खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के लिए अपनाई जाती है। ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन के अब उदाहरण क्या है इसके? जैसे डबल रोटी के निर्माण के दौरान आटे में प्रोटीन लाइसिन मिलाया जाता है। वनस्पतिक तेलों या घी में विटामिन ए, विटामिन डी मिलाया जाता है और नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। गेहूं के आटे में फोलिक एसिड, राइस में विटामिन B12 और आयरन, ये सब इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन सब चीजों में अलग अलग स्तर पर ऐड किए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे जो ये पोषक, जो हमारा ये फूड रेडी हुआ है, इसकी शेल्फ लाइफ क्या होती है? शेल्फ लाइफ ऑफ फूड। शेल्फ लाइफ खाद्य पदार्थ के उत्पादन एवं स्थानांतरण से लेकर यानी कि उसकी ट्रांसपोर्ट से लेकर सुरक्षित एवं स्वादिष्ट खाने योग्य बने रहने की अवधि को उसकी शेल्फ लाइफ कहते हैं। क्या होती है किसी भी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ? यानी कि जब वो बना और जब वो आप तक पहुंचा तब तक वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, ये डिपेंड करता है, शेल्फ लाइफ इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट है हमारा फूड साइंस, खाद्य विज्ञान। ठीक है, खाद्य विज्ञान क्या है? भोजन की भौतिक, जैविक, सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक सहित और रासायनिक संरचना का अध्ययन करना। क्या है फूड साइंस? भोजन की
भौतिक, जैविक, जैविक मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव जो उसमें होते हैं उनका, और रासायनिक संरचना का अध्ययन हमारा फूड साइंस यानी कि खाद्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। मैम थोड़ा रिपीट कर सकते हैं प्लीज? हाँ, फूड साइंस। जी मैम। ओके। भोजन की भौतिक, जैविक और रासायनिक संरचना का अध्ययन। भौतिक, जैविक और रासायनिक संरचना का अध्ययन भोजन की, यह है हमारा खाद्य विज्ञान, फूड साइंस। आगे चले वसुधा? जी मैम, जी हो गया मैम, थैंक यू। ओके। खाद्य विज्ञान को एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है ना? आप बाहर निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो आपको आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है, कितना वाइड है ना? कितना किस तरह से विकसित हो रखा है, जिसमें रासायनिक और भौतिकी जैसे आधारभूत विज्ञान विषयों के साथ साथ पाक कलाओं, कृषि विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान का अनुप्रयोग किया जाता है ना? खाद्य विज्ञान को एक ऐसे विशिष्ट क्षेत्र के रूप में मैम एक बार, मैम इसको फूड साइंस को एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। भोजन की भौतिक, जैविक और रासायनिक संरचना का अध्ययन। मैम रचना, संरचना। संरचना। ओके। खाद्य विज्ञान एक बहुत ही विस्तृत विषय है। खाद्य वैज्ञानिक खाद्य के भौतिक, रासायनिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, जिससे हम खाद्य पदार्थ की प्रकृति, उसकी विशेषताओं को समझने में मदद मिलती है ना? इसका तात्पर्य ऐसी विधियों और तकनीकों यानी कि ऐसे मेथड्स और टेक्नोलॉजीज का समूह से है जो कच्ची सामग्रियों को तैयार और आधे तैयार खाद्य उत्पादों में बदल देता है ना? जो हमारा फूड का प्रोडक्शन होता है, जो जैसे अभी आपके लिए अभी बताया गया है इसमें कि कच्ची सामग्रियों को तैयार या आधा तैयार खाद्य उत्पन्न हो जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले मतलब भौतिक अध्ययन किया जाता है, फूड का जैविक अध्ययन किया जाता है, उसका रासायनिक अध्ययन किया जाता है, फिर उसको प्रोसेसिंग में लिया जाता है ना, कि ये उपयोगी है नहीं है। खाद्य संसाधन के लिए पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आवश्यकता होती है, यानी कि जो फूड हमारे लिए तैयार किया गया है उसमें हमें किसकी नीड होती है? अच्छे पौधों और जंतुओं से पर्याप्त भोजन, यानी कि वो उनमें गुणवत्ता भी होनी चाहिए, जिनकी हमें आवश्यकता है वो उसमें उपस्थित हो, अवेलेबल हो, जिसे लंबा सुरक्षा काल वाले खाद्य पदार्थों में प्रवरित किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग में क्या जाता है? खाना बना दिया आपके लिए, सेमी कुक्ड आपका भोजन तैयार है, और उसमें फिर क्या किया जाता है? प्रिजर्वेटिव, इस तरह के केमिकल्स या कह सकते हैं प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो। अब नेक्स्ट है हमारा फूड टेक्नोलॉजी यानी कि खाद्य प्रौद्योगिकी, फूड टेक्नोलॉजी, खाद्य प्रौद्योगिकी, ये क्या होता है हमारा? अभी समझेंगे, सुनेंगे कि फूड टेक्नोलॉजी है क्या। खाद्य विज्ञान की एक शाखा है जो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी क्या है? खाद्य विज्ञान की एक शाखा है जो खाद्य उत्पादों के उत्पादन, संरक्षण, गुणवत्ता। फूड टेक्नोलॉजी खाद्य विज्ञान की एक
एक शाखा है जो खाद्य विज्ञान की एक शाखा जो खाद्य उत्पादों के उत्पादन, संरक्षण, गुणवत्ता, नियंत्रण तथा अनुसंधान एवं विकास से संबंधित है। संरक्षण गुणवत्ता के आगे नियंत्रण तथा अनुसंधान एवं विकास से संबंधित है। ठीक है, चलिए ये तो कर लेंगे इसको ना, फूड टेक्नोलॉजी को, खाद्य प्रौद्योगिकी को कल हम अपनी क्लास में स्टार्ट करेंगे। किसी की कोई क्वेरी है, अपना कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट, कोई क्लियर ना हुआ हो कोई भी टॉपिक, तो बता सकते हैं। मैम आपने बोला था बच्चे का हाइट हेल्थ सब उसके डाइट में पता चल जाता है, बट हाइट क्या जेनेटिक नहीं होती है? नहीं, जेनेटिक हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि अगर किसी के पेरेंट्स छोटे हैं तो बच्चा छोटा ही रहे। अगर उसको अच्छा आहार दिया जाए, है ना, उसको पूरा उसका शारीरिक रूप से उसको यानी कि वो प्रैक्टिस करे, एक्सरसाइज करे, अच्छा आहार ले, अच्छा खेले कूदे, तो कैसे उसकी हाइट कम होगी? ये कह देते हैं कि जेनेटिक होती है, लेकिन ऐसा आपने नहीं, आप ऐसा भी देखते हैं कि किसी के पेरेंट्स छोटे होते हैं, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो जेनेटिक कहाँ से हुई? कुछ कारणों में हो सकता है कि छोटे रह जाए बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं है। कितने पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो पेरेंट्स छोटे होते हैं बच्चों की हाइट अच्छी निकल जाती है उनकी। ओके मैम। मैडम मैं क्लास में नहीं थी, थोड़ा जर्नी में थी। छोटी आंत और बड़ी आंत में बारे में थोड़ा समझना। अच्छा, और कोई बात नहीं, जो लास्ट क्लास होगी ना हमारी, अगर लास्ट क्लास में हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं बचा है, आधा सिलेबस हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, अगर लास्ट क्लास में मैं देखती हूँ आपको इंटेस्टाइन वाला मैं क्लियर कर दूंगी, और अगर एक्स्ट्रा कोई क्लास लेनी पड़ेगी तो मैं सर से बात करके एक्स्ट्रा क्लास में भी, मुझे भी है उसमें, मैं उसको एक बार फिर से आपको रिवाइज कराऊँ। वो थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक बार मैं जी। बल्कि उसको 2 दिन दे चुकी हूँ, लेकिन मैं एक क्लास और दूंगी, या तो लास्ट क्लास रखेंगे, और यदि लास्ट क्लास में हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है तो एक और ऐड करेंगे। इसमें ग्रास नली उद्र वो गलकोस सब उसी और में आ थोड़ा जाएगा थोड़ा। जी, वो उसी में सब आ जाएगा। ठीक है, ओके मैडम। चलिए अब ओम और शांति के साथ अपनी क्लास को एंड करेंगे।